Today we will start with the problems on departmental accounting. कि डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट अकाउंटिंग करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के ट्रांजैक्शंस को उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे रिकॉर्ड करते हैं और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट और लॉस जो है वो हम अलग से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक बिजनेस है जिसके 3 डिपार्टमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल 3 डिपार्टमेंट्स है कोई बिजनेस के एक्स, वाई एंड जेड। ओके, अगर कोई बिजनेस के 3 डिपार्टमेंट्स हैं तो हम उनकी जितनी भी अकाउंटिंग बुक्स होगी, परचेस बुक, सेल्स बुक्स वगैरह जितनी भी बुक्स होगी, उसमें तीनों डिपार्टमेंट के अलग अलग एंट्रीज होगी। जैसे कि अब ये यहाँ पे एक एग्जांपल करके दिखाया जस्ट आपको। अगर परचेस बुक है आपकी, तो आपके परचेस बुक में परचेसेस का जो पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर्स वगैरह होता है, अमाउंट भी होता है। अमाउंट सिर्फ एक टोटल अमाउंट ना होते हुए डिपार्टमेंट एक्स के लिए क्या परचेस किया है वो इस कॉलम में आएगा, डिपार्टमेंट वाई के लिए क्या परचेस किया है वो इस कॉलम में आएगा, डिपार्टमेंट जेड के लिए क्या परचेस किया है वो इस कॉलम में आएगा। सिमिलरली सेम फॉर्मेट हर एक सब्सिडरी बुक, जो आपका कैश बुक हो गया या जितने भी लेजर्स हो गए, सेल्स रजिस्टर वगैरह हो गया, एवरीथिंग आप अगर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, हर एक डिपार्टमेंट का सेपरेट आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ओके, सो दिस इज हाउ द डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज डन। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे आप इजीली ये बता सकते हो कि भाई कौन सा खर्चा कौन से डिपार्टमेंट का है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिपार्टमेंट एक्स के लिए, इस एग्जाम्पल में यहाँ पे आपने अगर सिर्फ डिपार्टमेंट एक्स के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदा है तो वो सीधा के सीधा आप डिपार्टमेंट एक्स के कॉलम में लिखोगे। ओके, डिपार्टमेंट वाई और जेड में नहीं लिखोगे। लेकिन कोई अगर आपने ऐसी जनरल परचेस की गई है जो, या कोई ऐसा जनरल एक्सपेंस किया गया है जो सभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंश्योरेंस निकाला है पूरे बिजनेस का, तो उसको फिर आप डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड में कैसे बांटोगे? या आप रेंट पे करते हो, उसको आप एक्स वाई जेड डिपार्टमेंट में कैसे बांटोगे? आपको इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आता है, सपोज आपका एक, कल हमने जैसे डिस्कस किया था कि भाई आपका एक सुपरमार्केट है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। सुपरमार्केट का बिल तो एक ही आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, तो फिर उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? ये सब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जब हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं, तब ये कुछ क्वेश्चंस हर एक के आपके मन में आएंगे। तो इसलिए हम सीखते हैं यहाँ पे एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। ओके, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस का क्या मतलब है कि किसी ना किसी एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करके किसी भी एक्सपेंसेस को, जैसे मैंने आपको कुछ एक्सपेंसेस बताया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, उसको हर एक डिपार्टमेंट में एलोकेट करना, उसको हर डिपार्टमेंट में बांटना, उससे रिलेटेड कुछ रूल्स है। ओके, तो कुछ रूल्स कैसे है कि कुछ कोई भी आप जनरल रूल्स फॉलो करते हो, जैसे कि भाई ठीक है, अगर आपको सेलिंग कमीशन बांटना है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए मैंने, सब हम जब करेंगे तब क्लियर ही हो जाएगा आपको। फिर भी जस्ट एक एग्जांपल कि अगर सेल्समैन है आपके पास और उसका कमीशन आपको बांटना है, तो अभी उसने कौन से डिपार्टमेंट के सेल्समैन ने कितना सेल किया उसके ऊपर सेलिंग कम्युनिकेशन बिटेगा। रेंट, रेट एंड टैक्सेस, जब अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि रेंट कैसे बांटोगे, तो हर एक डिपार्टमेंट का जितना एरिया होगा उस एरिया पे आप रेंट को डिवाइड करोगे। बिल्डिंग का इंश्योरेंस रहेगा, वो भी आप एरिया पे डिवाइड करोगे। सपोज एक बड़ा आपका जो बिजनेस है वो सपोज 3000 स्क्वायर फीट का है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। ओके, आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। ओके, एक आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसका साइज है 3000 SQFT, 3000 स्क्वायर फीट का आपका शॉप है। एंड दैट शॉप इज डिवाइडेड इनटू 3 डिपार्टमेंट्स, 3 डिपार्टमेंट्स में है। एक जो डिपार्टमेंट है वो है आपका, सपोज कपड़ों की दुकान है आपकी, ओके, क्लॉथ्स का शॉप है,
तो एक जो डिपार्टमेंट है वो है आपका रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, इसको छोड़ के आपके पास और दो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं। अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगा, जैसे आप इसको दो डिपार्टमेंट समझ लो। एक है सूट्स का और एक है बेबी प्रोडक्ट्स। ओके, इस तरीके से आपका एक शॉप है, उसका 3000 स्क्वायर फीट उसका क्या है, एरिया है। और अभी आपको अगर रेंट आता है, सपोज रेंट आता है, आपको 30,000 रुपये रेंट पे करना है। और ये जो 3,000 स्क्वायर फीट का एरिया है ना, इसमें से 1500 स्क्वायर फीट का एरिया रेडीमेड गारमेंट ने ले रखा है, 1000 स्क्वायर फीट का एरिया सूट के सेक्शन ने ले रखा है, और 500 स्क्वायर फीट का एरिया बेबी प्रोडक्ट्स ने ले रखा है। तो आपको अगर कोई ऐसा बोलता है कि भाई अभी ये जो 30,000 का रेंट आ रहा है, इस 30,000 के रेंट को इन तीनों डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो कैसे करोगे आप, किस रेशियो में करोगे डिवाइड? कैन यू टेल मी? ये जो 30,000 का 1:2:3 1:2:3। अच्छा, ये किस बेसिस पे ला रहे हो आप? कि देखिए ये जो 30,000 रेंट है, ये 3,000 स्क्वायर फीट की जो जगह है उसके लिए है, और ये जो 3,000 स्क्वायर फीट की जगह है ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, 1500 स्क्वायर फीट दूसरे डिपार्टमेंट के पास 1000 और तीसरे डिपार्टमेंट के पास 500, मतलब 15:10:5 3:2:1। ओके, तो 3 2 1 इस हिस्सों में आप रेंट को बांटोगे, मतलब 30,000 रुपये अगर आपके पास है, 30,000 रुपये का आपका रेंट है, तो उसको आप 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो 3:2:1 का रेशियो कैसा आता है, कितना आता है? देखिए, जो 1500 स्क्वायर फीट वाला डिपार्टमेंट है उसके हिस्से में 15,000 का रेंट लगाओगे। ओके, जो 1000 स्क्वायर फीट का आपका जगह ले रहा है उसके हिस्से में आप 10,000 रुपया रेंट लगाओगे, और जो छोटा बेबी प्रोडक्ट का सेक्शन है उसको आप सिर्फ 5,000 का रेंट एलोकेट करोगे। एलोकेट कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो किसी ना किसी बेसिस पे। यहां पे हमारा बेसिस क्या था, रेंट को एलोकेट करने का बेसिस क्या था, फ्लोर एरिया। ओके, फ्लोर की जो एरिया है वो हमारा बेसिस था रेंट को एलोकेट करने के लिए। वैसे ही देखिए, सेल्स होता है, फ्लोर एरिया होता है, नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ओके, नंबर ऑफ इंप्लॉइज, वैल्यू ऑफ एसेट्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बेसिस होते हैं एलोकेशन करने के। ओके, खर्चे को एलोकेट करने के अलग अलग बेसिस होते हैं। फर्स्ट ईयर लेवल पे आपको सब में ही दिया जाएगा कि कौन से खर्चे को किस बेसिस पे आपको एलोकेट करना है, बिकॉज ये फर्स्ट ईयर लेवल है। आगे जाके भाई जब आप कॉस्टिंग में यही चीज सीखोगे तब आपको खुद सोचना होता है कि भाई कौन से खर्चे को किस बेसिस पे आपको एलोकेट भी करना है, और आगे उसका जो वर्किंग होता है वो भी आपको कैसे करना है वो आपको तब खुद सोचना होता है। अभी फर्स्ट ईयर लेवल पे जो भी आपको अकाउंटिंग के प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें आपको सीधा सम में ही दे दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको जो है वो एक्सपेंडिचर को बांटना है, किस तरीके से आपको एक्सपेंडिचर को एलोकेट करना है। ये समझ में आ रहा है आपको? अब हम एलोकेशन क्यों करेंगे, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगे, उसको हर एक डिपार्टमेंट में बांटना जरूरी होता है ताकि आप डिपार्टमेंट लेवल का अकाउंटिंग कर सको। तो उसके लिए हम कोई ना कोई बेसिस यूज करेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया, इस तरीके से हम कोई ना कोई बेसिस यूज करेंगे एलोकेशन का। ओके, तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, सैनी ब्रदर्स। अब इसका देखिए, ये जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है इसमें सम्स काफी बड़े होते हैं। जैसे अभी हम लोग फर्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे, इट्स अ ह्यूज सम। आपको लगेगा कि सर इसको तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व होने को, पूरा 1 घंटा यहीं पे लग जाएगा, बट
actually the answers are small and the questions are big. okay, क्वेश्चंस काफी बड़े होते हैं लेकिन आंसर्स जो है वो छोटे होते हैं। कुछ यहाँ पे करेक्शंस भी है मैंने लिखी है, आपको ये शायद मैंने नोट्स दी है तो आपको वो नोट्स रिफर करनी है प्रॉब्लम्स के लिए, उसमें सॉल्यूशन भी मैंने पहले से ही दे दिए इस बार। ओके, लेकिन सॉल्यूशंस हम क्लासरूम में सॉल्व करेंगे आपको सॉल्यूशंस में पहले ही दे चुका हूं उसके। कुछ टाइपोग्राफिकल मिस्टेक्स है सब में, तो वो आपने आपकी भी नोट्स में सुधार लेना है। ओके, लेट अस गो विथ इलस्ट्रेशन नंबर 1। सैनी ब्रदर्स आर लीडिंग पेपर मर्चेंट्स एंड बुक सेलर्स। देयर होलसेल बिजनेस इज इन पेपर, उनका होलसेल बिजनेस क्या है, पेपर में है। एंड देयर रिटेल शोरूम कंडक्ट्स बिजनेस इन स्टेशनरी, बुक्स एंड मैगजीन। ओके, मतलब यहाँ पे इनका जो बिजनेस है, देखो इनका बिजनेस आपको कौन से बिजनेस आइडेंटिफाई करते आ रहे हैं। एक पेपर का इनका होलसेल बिजनेस है। ओके, और फिर एक शोरूम है जिसमें से ये लोग स्टेशनरी भी बेचते हैं, बुक्स भी बेचते हैं और मैगजीन्स भी बेचते हैं। मतलब आपको कितने डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, 4 डिपार्टमेंट्स दिख रहे हैं। पहला डिपार्टमेंट है पेपर का, दूसरा डिपार्टमेंट है स्टेशनरी का, तीसरा डिपार्टमेंट है बुक्स का और चौथा डिपार्टमेंट है मैगजीन का। तो आपको 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अकाउंटिंग करनी है। फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बुक्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, 1 अप्रैल का ओपनिंग स्टॉक। कैपिटल कितना है, 3 लाख रुपए। ओके, ओपनिंग स्टॉक कितना है, पेपर, स्टेशनरी, बुक्स, मैगजीन्स का ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया है। परचेसेस दिए गए हैं, पेपर, स्टेशनरी, बुक्स और मैगजीन, साल भर में आपने कितना परचेस किया। सेल भी दिया गया है, साल भर में आपने कितना सेल किया, पेपर, स्टेशनरी, बुक्स, मैगजीन। ओके, चारों डिपार्टमेंट्स के चारों एक्सपेंसेस आपको दे दिए गए। अब दूसरे खर्चे आते हैं। अब ये जो दूसरे खर्चे हैं ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करने। ओके, यहां तक तो आप ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड था सब कुछ। अभी यहां से जो जितने भी खर्चे आएंगे वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने। रेंट कितना है, 60,000। लाइटिंग कितनी है, 24,000। शोरूम का मेंटेनेंस 18,000। शोरूम की फिटिंग 1,80,000। डेटर्स 1 लाख, क्रेडिटर्स 1.5 लाख। सैलरीज, अब सैलरीज है, शोरूम का जो स्टाफ है उसको कितनी सैलरीज है, 36,000। जो होलसेल बिजनेस का स्टाफ है, मतलब जो शोरूम में काम नहीं करता, पेपर में जो काम करते हैं, उनकी सैलरी है 12,000। और शोरूम में जो कैशियर बैठता है उसकी सैलरी है 12,000। जनरल ऑफिस सैलरीज, दूसरे खर्चे जो ऑफिस के हैं वो 11,000 है और जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस है 44,000। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 11,000 आपको इसको रखना है 44,000। कैश एंड बैंक बैलेंसेस है 8,000 रुपीज। यू आर रिक्वेस्टेड बाय द फर्म to prepare departmental trading and profit and loss account for the financial year under the reference with the help of following information. Okay, अभी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है पेपर का, स्टेशनरी का, बुक्स और मैगजीन्स का, और एलोकेशन किस तरह से किया जाएगा उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। देखिए, रेंट और लाइटिंग जो रहेगी वो हमने रेंट और लाइटिंग जो है हमने लीज पे ली है, मतलब भाड़े से ली है, रेंट पे लिया है हम। और जनरल ऑफिस अकोमोडेशन है ही नहीं कुछ। ओके, ठीक है, जनरल ऑफिस अकोमोडेशन कुछ नहीं है। होलसेल डिपार्टमेंट यूजेस 1,500 स्क्वायर फीट एंड बैलेंस ऑफ 1,500 स्क्वायर फीट इज ऑक्यूपाइड बाय शोरूम विथ इक्वल डिवीजन अमॉन्ग स्टेशनरी, बुक्स एंड मैगजीन्स। ओके, रफ में देख लो क्या सब में एरिया दिया गया है। होलसेल डिपार्टमेंट का एरिया कितना है, 1500 स्क्वायर फीट। मतलब अगर ये कोई होलसेल डिपार्टमेंट है तो इसको कितना एरिया दिया गया है, 1500 स्क्वायर फीट। और जो शोरूम है उसको कितना एरिया दिया गया है, उसको एरिया उसका भी 1,500 स्क्वायर फीट ही है। लेकिन उसको 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ओके, एक हिस्सा बुक्स के लिए, एक हिस्सा स्टेशनरी के लिए, एक हिस्सा मैगजीन के लिए। बुक्स,
स्टेशनरी और मैगजीन। और ये 1500 स्क्वायर फीट में क्या बेचा जाता है फिर? तो पेपर। पेपर का उनका होलसेल बिजनेस है ना, तो पेपर के लिए 1500 स्क्वायर फीट और बुक्स, स्टेशनरी और मैगजीन्स के लिए बाकी का 1500 स्क्वायर फीट। मतलब बुक्स के लिए 500 स्क्वायर फीट, स्टेशनरी के डिपार्टमेंट के लिए भी 500 स्क्वायर फीट और मैगजीन के डिपार्टमेंट के लिए भी 500 स्क्वायर फीट का एरिया दिया गया है। समझ में आ गया? अभी पेपर को कितना मिल रहा है? 1500, बुक्स को कितना मिल रहा है? 500, स्टेशनरी को कितना मिल रहा है? 500 और मैगजीन को कितना एरिया मिल रहा है? 500। ये कहाँ से निकाला हमने एलोकेशन? सब में ही दिया है। देखो मैंने पहले ही कहा आपको कि सब में ही दिया है, सब में ही दिया रहेगा आपको। तो फर्स्ट ईयर लेवल पे आपको सभी एलोकेशन सब में दिया रहता है। शोरूम फिटिंग्स को 10% से डिप्रिसिएट करना है। ओके, ये एडजस्टमेंट है, फिर सॉल्यूशन चालू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका पूरा के पूरा सम था। ओके, अब हम व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द सम। ये सम में आपको सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ओके, बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनानी। तो जनरली हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं? आप सभी को पता है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है, सिंपल सा। आप हेडिंग दीजिए। पहले तो हम कौन से कॉलम आएंगे वो लिख लेते हैं। पर्टिकुलर्स का एक कॉलम आएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से कॉलम आते हैं बेटा? कैन यू टेल मी? आपने बनाना नहीं है फॉर्मेट अभी, रुक जाना है थोड़ा फॉर्मेट के लिए। मुझे पहले बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन से कॉलम आते हैं? याद आ रहा है? पर्टिकुलर्स अमाउंट। बस दोनों साइड पे यही रहता है। डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट, अगर एडजस्टमेंट के साथ कर रहे हो तो दो अमाउंट कॉलम आते हैं, नहीं तो एक अमाउंट कॉलम आता है। ओके, तो अब यहाँ पे हम एक डिपार्टमेंट का थोड़ी ना ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, हम तो चारों डिपार्टमेंट्स का एक साथ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। देखो कौन से डिपार्टमेंट्स है हमारे पास? पेपर, स्टेशनरी, बुक्स और मैगजीन, चार डिपार्टमेंट्स हैं। तो चारों डिपार्टमेंट का हमको अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम एक अमाउंट कॉलम बनाएंगे पेपर के लिए, उसके बाद एक अमाउंट कॉलम बनाएंगे स्टेशनरी के लिए, फिर एक अमाउंट कॉलम बनाएंगे बुक्स के लिए, और फिर एक अमाउंट कॉलम बनाएंगे मैगजीन्स के लिए। ओके, इतने अमाउंट कॉलम हमारे बन जाएंगे। अब ये तो हो गया डेबिट साइड। वैसे ही आपको बनाना है क्रेडिट साइड। अब आप कहोगे कि सर इतना सारे कॉलम्स तो हमारे बुक में नहीं आएंगे एक साथ, तो आपको आपका बुक जो है वो, आपने जो ऐसा खड़ा रखा होगा ना बुक को, उसको वर्टिकल की जगह पे उसको हॉरिजॉन्टल कर देना है। ओके, हॉरिजॉन्टल कर देना है और फिर ये फॉर्मेट बनाना। समझ में आ गया कैसे करना है? बुक को आप आपका ये जो टेढ़ा कर लो उसको फॉर्मेट उसका, तो ही आपका ये इतने सारे कॉलम्स जो है वो आएंगे आपके एक पेज पे। ओके, तो इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब कितने लाइंस का होना चाहिए? ये तो पूरा पेज ही लग जाएगा आपको। आपका स्लैंटिंग अगर आपने लिया है तो 15, 10, 15 जितने आपको, पूरा पेज ही बनाइए, उतना लगेगा ही हमको। ओके, फॉर्मेट अगर रेडी होगा आपका तो बताइए, वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। कुछ दूसरा तो बनाना नहीं, इसमें सीधा सा ही सॉल्व करना है। शैल वी स्टार्ट?
ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द इनिशियल एंट्री कैपिटल। अब मुझे बताओ कैपिटल आता है क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? नहीं सर। आता ही नहीं है। फाइनल अकाउंट अगर आपको आता है तो डिपार्टमेंटल अकाउंट आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। ओके, तो कैपिटल को लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैपिटल जबरदस्ती का दिया हुआ अमाउंट है आपको, यू विल इग्नोर इट। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आता है क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? यस सर। आता है। कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग में आता है क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आता है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आता है। तो लिखिए फिर टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, टू ओपनिंग स्टॉक। ओके, पेपर का ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख, स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक है 50,000। पेपर का ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख, स्टेशनरी का कॉलम में 50,000। के बाद बुक्स का 1 लाख और मैगजीन्स का 25,000। तो बुक्स का 1 लाख और मैगजीन्स का 25,000। ओके, ये लिख दिया हमने ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सब में क्या है, परचेसेस। परचेसेस कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखो परचेसेस, उसी के नीचे यहाँ पे परचेसेस। ओके, टू परचेसेस। पेपर 8 लाख, स्टेशनरी 3 लाख। पेपर 8 लाख, स्टेशनरी 3 लाख। और बुक्स 3,50,000, मैगजीन 3 लाख। तो बुक्स 3,50,000, मैगजीन 3 लाख। ओके, ये हो गया हमारा परचेसेस। लिख लिया सभी ने? ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस हो गया सभी का लिख के। अब यस सर। सेल्स, सेल्स कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखिए बाय सेल्स। पेपर 10 लाख और स्टेशनरी 3,60,000। पेपर 10 लाख, स्टेशनरी 3,60,000। बुक्स 4,20,000, मैगजीन्स 4,20,000। तो बुक्स 4,20,000, मैगजीन्स 4,20,000। ठीक है, सेल्स भी लिख दिए। ओके, ये सभी एंट्रीज हो गई। अभी आ जाओ रेंट पे। ओके, रेंट कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आता है रेंट। ओके, रेंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और रेंट की वैल्यू क्या है? 60,000। तो अभी देखो ये तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट चल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट को हमको क्लोज करना पड़ेगा, बाद में करेंगे आखिरी में क्लोज। फिलहाल हम एक 3-4 लाइन छोड़ के व्हाट वी विल डू, अभी यहाँ पे फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से नहीं बनाना, ऊपर हमने लिख लिया है कि ये जो है इसमें दोनों आ गए, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों आ गए। तो 3-4 लाइन छोड़ के यहाँ पे मैंने लिख दिया टू रेंट। अभी 60,000 रुपीज का रेंट है। ओके, रेंट को आप पेपर, स्टेशनरी, बुक्स और मैगजीन्स में कैसे डिवाइड करोगे? तो ये जो हमने ड्राइंग बनाया है, इसकी मदद लेके डिवाइड करोगे। ओके, इसकी मदद लेके आप डिवाइड करोगे। टोटल देखो, टोटल कितना है? 1,500 स्क्वायर फीट प्लस 1,500 स्क्वायर फीट कितना है? 3,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। उसमें से पेपर के पास है 1,500 स्क्वायर फीट, बुक्स के पास है 500 स्क्वायर फीट, स्टेशनरी के पास है 500 स्क्वायर फीट का एरिया, और मैगजीन्स के पास है 500 स्क्वायर फीट का एरिया। इस तरीके से ये टोटल 3,000 स्क्वायर फीट का एरिया डिवाइडेड है। देखो 1,500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। तो बेसिस ऑफ एलोकेशन भी यही रहेगा, 15:1, नो S/1 नहीं, S/3, S/3, S/3। और इसको सिंप्लीफाई करो, कुछ तो भी गलत कर रहा हूं मैं।
5 से करेंगे ना, 3:1, 1:1, 1। कैसे किया ये? 5 से, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करोगे आप तो आपको रेशियो क्या आएगा, इसको बांटने का रेशियो क्या आएगा, 3:1:1:1। इस रेशियो में आपको रेंट को डिवाइड करना है। रेंट कितना है? रेंट है, देखो कितना है, 60,000। तो चलो 60,000 को 3:1:1:1 में डिवाइड करो, बताओ मुझे कितना आता है। इस रेशियो में डिवाइड करो 60,000 को, रेंट मिल जाएगा आपको। 18,000, 6,000, 6,000, 6,000. 36,000:12,000:12,000:12,000. नहीं ना बेटा, 36,000 या 18,000 कुछ भी करो, टोटल 60,000 आराम से, अच्छे से करो। 18,000 plus 6,000, 6,000, 6,000. एक मिनट देखते हैं। 30,000, 10,000, 10,000, 10,000. करेक्ट। किसने बोला ये? मैंने सर मैंने, लेकिन नाम क्या बेटा तुम्हारा, मेरे को यहाँ पे? विशेष माता हाँ, विशेष। विशेष, बिल्कुल बराबर है आपका। 18,000 किसका आ रहा था, कैसे आ रहा था बेटा 18,000? देखो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। 60,000 को आपके कैलकुलेटर पे लीजिए, ओके। 3:1:1:1 मतलब इसका टोटल के लो, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6। 60,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है? 10। 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होता है? 30,000। मतलब 30,000 सर। करेक्ट, 30,000 मिलेगा इसको, बाकी लोगों को 10,000, 10,000 और 10,000। इस तरीके से आप इसका टोटल ले लो एक बार कंफर्म करने के लिए। इसका टोटल आप जो भी, आप जब भी डिवाइड करते हो ना, तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, जैसे अभी आप किसी ने मुझको पहले बोला 8,000, किसी ने 18,000 या ऐसे रेशियोज बोले, उसको ऐड करके देख लो कि उसका टोटल 60,000 आ रहा है या नहीं। अब देखो इस केस में हमारा टोटल 30, 40, 50, 60 बराबर 60,000 आ रहा है, मतलब हमारा जो सम है वो करेक्ट है। ओके, हमने जो डिवीजन किया है वो बराबर से किया है। तो अभी यहाँ पे हम लोग रेंट लिख देंगे 30,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000। सभी को समझ में आ गया रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने? किसी को कोई डाउट नहीं रहा इसमें? ओके, सेम मेथडोलॉजी से लाइटनिंग भी होगा। देखो क्यों? क्योंकि सब में क्या दिया है, देखो, रेंट एंड लाइटनिंग आर टेकन ऑन लीज। इसका मतलब एरिया पे डिवाइड होगी, रेंट और लाइटिंग दोनों एरिया पे डिवाइड होगी। तो अभी लाइटिंग का कितना खर्चा दिया है? 24,000 दिया है। तो अभी आप डिवाइड करो 24,000 को इसी रेशियो में 3:1:1:1 में 24,000 को डिवाइड करो और बताओ मुझे कितना आएगा। 12,000, 4,000, 4,000, 4,000. ओके, 12,000। मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप लोग देख लो। आप बता रहे हो, मैं लिख रहा हूँ 12,000, 4,000, 4,000, 4,000। सभी लोग देख लो, यही आ रहा है सभी का आंसर? यस सर। ओके, इसका टोटल भी 24,000 आ रहा है, मतलब बराबर है। 12,000, 4,000, 4,000, 4,000। ठीक, अब आगे देखते हैं। शोरूम मेंटेनेंस, शोरूम का मेंटेनेंस। अब बताओ मुझे इसको कैसे डिवाइड करोगे? चारों डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करोगे कि क्या करोगे इसको? कौन बताएगा इसको? शोरूम मेंटेनेंस। सर, हाँ 3 डिपार्टमेंट में सर हम सिर्फ आखिरी के 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे सर। बिल्कुल करेक्ट। ओके, सिर्फ आखिरी के 3 डिपार्टमेंट्स में ही उसको आप डिवाइड करोगे। शोरूम का जो मेंटेनेंस है उसको सिर्फ आखिरी के 3 डिपार्टमेंट्स में आप डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि शोरूम की बात हो रही है ना। शोरूम में क्या क्या है? बुक्स, स्टेशनरी और मैगजीन है। पेपर का बिजनेस तो वेयर हाउस में से होता है,
तो पेपर के बिजनेस को कुछ भी नहीं दोगे और जो आखिरी के 3 डिपार्टमेंट्स है उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो भी खर्चा है। तो शोरूम मेंटेनेंस जो है वो 18,000 रुपए है, तो उसको तीनों डिपार्टमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करो हम, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना अमाउंट आएगा देखो, 6,000. करेक्ट। शॉर्ट में लिखता हूं मैं इसको, शोरूम मेंटेनेंस पेपर के डिपार्टमेंट में 0, स्टेशनरी के डिपार्टमेंट में 6,000, बुक्स के डिपार्टमेंट में भी 6,000 और मैगजीन के डिपार्टमेंट में भी 6,000। ठीक है, सर ये 6,000 कैसे आया? देखो टोटल अमाउंट कितना है, 18,000 है। ओके, टोटल अमाउंट कितना है, 18,000 है। ये किसके लिए है, शोरूम के लिए है। अच्छा, शोरूम में जो 3 डिपार्टमेंट्स है वो कौन से है, बुक्स का, स्टेशनरी का और मैगजीन का डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट्स है ये किस तरह हम कहेंगे कि किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल जगह लेते हैं दोनों तीनों। मतलब 1500 स्क्वायर फीट का जो आपका शोरूम है उसमें से इक्वली बुक्स, स्टेशनरी और मैगजीन, मतलब 500 स्क्वायर फीट में ये पूरा एरिया जो एरिया है आपका वो डिपॉजिट जमा किया गया है। तो इस केस में जो भी आपका खर्चा रहेगा, शोरूम से रिलेटेड जो भी आपका खर्चा रहेगा, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग्स दी 3 डिपार्टमेंट्स ऑफ शोरूम। तो जैसे अब यहाँ पे 18,000 रुपए का शोरूम मेंटेनेंस आ रहा है, दिस 18,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन दिस 3 डिपार्टमेंट्स। 18,000 को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 6,000 6,000 6,000 आता है। yes. ओके, 6,000. तो इस तरीके से ये 6,000 आया। अगला देखिए, शोरूम फिटिंग्स। ओके, आपने शोरूम में फिटिंग्स कराई, फर्नीचर खरीदा आपने शोरूम के लिए, तो क्या करोगे इसको, कहां पे आता है ये शोरूम फिटिंग, Last 3 departments. लास्ट 3 डिपार्टमेंट्स बराबर है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि आपका फाइनल अकाउंट्स का पक्का होना चाहिए। शोरूम में जो आप फिटिंग करते हो ये एसेट है, फर्नीचर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग एसेट दिखाते हैं क्या, नो सर। No, sir. एसेट कहाँ दिखाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट तो हमको बनानी ही नहीं है। मतलब ये अननेसेसरी, जैसे ऊपर कैपिटल था ना, उसका कोई काम नहीं था, वैसी एंट्री है। इसका काम है आगे, क्या काम है हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसकी एंट्री यहाँ पे करना है क्या हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शोरूम में आपने जो फिटिंग की उसकी एंट्री करोगे क्या, नहीं, बिकॉज इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सीधा आपके बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स। बताओ इसके No, बारे में। sir. हाँ, Asset. प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट. नहीं सर, प्रॉफिट एंड लॉस. Asset है. बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का वैल्यू है बेटा, सन्ड्री डेटर्स है वो। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में आता ही नहीं। नहीं, सेकंड इफेक्ट कब होता है, जब आरडीडी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, तब का है वो। ओके, आरडीडी वगैरह थोड़ी कैलकुलेट करना है अभी ये सिर्फ डेटर दिया है, तो डेटर हम कहाँ पे लिखते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेटर नहीं लिखते। वैसे ही क्रेडिटर्स जो आएगा नीचे, वो भी बैलेंस शीट का आइटम है। ओके, उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे नहीं लिखते। तो ये सब जो चीजें है ना, इसको सीधा आपको छोड़ देना, आपके सब में लेना ही नहीं इसको, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। ठीक है, जो स्टूडेंट्स रहेंगे जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, वो बच्चे क्या करेंगे, इसको सीधा डेबिट साइड पे लिख के छोड़ देंगे और वहां पे आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, तो ये चीजें जो होती है, दीज आर नॉट फ्रॉम योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दीज आर योर बैलेंस शीट आइटम्स। बैलेंस शीट तो हमको बनानी ही नहीं है, अगर बैलेंस शीट बनानी होती थी तो ये चीज हम बैलेंस शीट पे लिखते थे। ठीक है, सैलरीज पे आ जाओ। सैलरीज, अच्छा ये बैलेंस शीट में आता है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है सैलरीज, Profit and loss account. बराबर। अब ये करना पड़ेगा आपको। ओके, जो भी सैलरीज है ना वो आपको करनी पड़ेगी। तो शोरूम स्टाफ की सैलरीज, पहले शोरूम स्टाफ की सैलरीज मतलब कौन से डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी है, Last 3 departments. लास्ट 3 डिपार्टमेंट। अच्छा, लेकिन अभी एक चीज ध्यान में रखो, शोरूम स्टाफ या जो भी सैलरीज है, ओके, जो भी सैलरीज होगी उसको डिवाइड कैसे करोगे,
एरिया के ऊपर से तो नहीं कर सकते आप, एरिया पे से डिवीजन करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉई के सर बेस इक्वली इक्वली भी कैसे करोगे? पे, एम्प्लॉई के बेस पे सर, कितने वर्कर काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर हमारे को सम में, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, अगर हमको सम में दिया रहता था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग एम्प्लॉयज को देख के करते थे। लेकिन इस सम में कहीं पे भी ये भी नहीं दिया कि भाई कौन से फर्म में कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो फिर ध्यान रखिए बेटा, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, या कोई दूसरा इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिया, तो हमेशा सैलरीज जो भी होगी, जितनी भी ऑफिस स्टाफ को सैलरीज होगी, देखिए वो हमेशा सेल्स के बेसिस पे डिवाइड होगी। ओके, स्टाफ आपका क्या करता है? आपके प्रोडक्ट बेचता है। तो जिस डिपार्टमेंट के स्टाफ ने ज्यादा प्रोडक्ट बेचे हैं, उस डिपार्टमेंट को ज्यादा सैलरी दिखाओगे आप, सीधी सीधी बात है। तो जब आप एलोकेशन करते हो और नंबर ऑफ स्टाफ आपको नहीं दिया गया, अगर नंबर ऑफ स्टाफ दिया गया है तो नंबर ऑफ स्टाफ के बेसिस पे करोगे, आपने जो आंसर कहा करेक्ट है। लेकिन इस सम में आपको नंबर ऑफ स्टाफ कहीं पे भी दिया नहीं गया, तो यहां पे हम क्या करेंगे कि जो सेल्स की फिगर है, सेल्स की फिगर कौन सी है? सेल्स की फिगर है ये, दिस इज योर सेल फिगर, 10 लाख, 3,60,000, 4,20,000, 4,20,000। इस बेसिस पे आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे सैलरीज का। ओके, इस बेसिस पे आप सैलरीज का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ओके, तो यहां पे अभी जो सम है, सम में क्या दिया है पहले अपने को कि शोरूम स्टाफ की सैलरी 36,000 है। तो ये जो शोरूम स्टाफ की सैलरी है 36,000, ये किस रेशियो में डिवाइड करोगे आप? पेपर का कंसिडर करोगे क्या इसमें? पेपर के सेल्स कंसिडर करोगे क्या? नहीं, हम सिर्फ शोरूम का सेल्स कंसिडर करेंगे। शोरूम में क्या क्या आता है? स्टेशनरी, बुक्स एंड मैगजीन। स्टेशनरी का सेल कितना है? स्टेशनरी का सेल कितना है? 3,60,000 3,60,000। तो 3,60,000, और बाकी दोनों का सेल है 4,20,000, 4,20,000। तो सिंप्लीफाई कर दूंगा मैं इसको, सिर्फ 36s/42 s/, 6:7:7. 6:7:7, 6:7:7। अच्छा, 6 + 7 + 7 कितना होता है? 20 होता है। ये क्यों करते हैं हम लोग? एलोकेशन करने के लिए ये फिगर काम में आती है अपने को 20 की। अब आपका जो सैलरी है, शोरूम का जो स्टाफ है उसका सैलरी है 36,000। 36,000 को आपको 6:7:7 में डिवाइड करना है, मतलब 36,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 6, फिर 36,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 7, 36,000 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 7। अमाउंट बताते जाओ। 10,800 10,800 10,800, 12,600 12,600, 12,600 12,600। ये क्या है? तो पहले ये लिख दो कि क्या है ये तो सिर्फ अमाउंट लिख दिया हमने। शोरूम के स्टाफ की सैलरीज, शोरूम स्टाफ सैलरीज, ठीक है। पेपर के स्टाफ को 0। उसके बाद होलसेल बिजनेस स्टाफ सैलरी। होलसेल बिजनेस स्टाफ, होलसेल बिजनेस कौन सा है हमारा? होलसेल बिजनेस कौन सा है? पेपर। पेपर। तो ये जो 12,000 है ये किसको जाएंगे? पेपर सिर्फ पेपर। बाकी डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए क्या? नहीं, सीधा सीधा दिया है कि ये होलसेल बिजनेस स्टाफ का सैलरी है। तो होलसेल स्टाफ सैलरी 12,000। ओके, नेक्स्ट, शोरूम के कैशियर की सैलरी। ओके, तो
अब ये आप बताओ मुझे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आप बताओ। सेल्स। चारों डिपार्टमेंट्स में होगा कि शोरूम के डिपार्टमेंट्स में होगा कि होलसेल डिपार्टमेंट में होगा, कैसे? Last three departments. ओके, लास्ट डिपार्टमेंट्स। किस बेसिस पे होगा? Sales. टोटल सेल्स। करेक्ट, टोटल सेल्स। तो जैसे ऊपर हमने किया था 6:7:7, इसी रेशियो में ये भी होगा। बताओ मुझे अमाउंट। वैल्यू है, देखो सैलरी कितनी है सेल्समैन को, 12,000 रुपये है। तो जो कैशियर है उसको 12,000 रुपये सैलरी है, तो 12,000 को 6:7:7 में डिवाइड करो। 3,600. 3,600 4,200. करेक्ट। 4,200. तो मेरा 720 आ रहा है। इसका आंसर, ये 3,600 नहीं समझा। हाँ देखो यहाँ पे कैलकुलेटर दिख रहा है ना आपको, कैलकुलेटर देखो, 12,000 टोटल है, ओके, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3,600 आएगा। देखो ये 36, यहाँ पे 36 था ना, अभी इसको आप क्या करो बेटा, सिर्फ यू जस्ट टेक दिस, एक मिनट, $12,000 डिवाइडेड बाय 20, ओके, 12,000 के खर्चे को 20 से डिवाइड करके 6 और 7 7 से मल्टीप्लाई करो, सीधा सीधा काम है। अब देखो यहाँ पे एक मिनट फिर ओके, से, यस सर, यस। हाँ 36,000 आया, फिर वैसे ही आपका 4,200 भी आएगा और फिर से 4,200 आएगा। क्लियर? ठीक है, आगे जनरल ऑफिस सैलरीज। जनरल ऑफिस सैलरीज मतलब ये पूरे डिपार्टमेंट की सैलरी, सिर्फ शोरूम की नहीं, सिर्फ होलसेल की नहीं, पूरी सैलरीज के फुल सैलरी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि फिर से एलोकेशन एक बार देखना पड़ेगा। सेल्स पे ही करेंगे लेकिन ये वाला काम में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ शोरूम कंसिडर किया था ना, अभी हमको पूरे सेल्स कंसिडर करने। तो पूरे सेल्स कंसिडर मतलब कैसे, 100, 36, 42, 42, ओके। पेपर का सेल है 100, फिर शोरूम के जो सेल्स है उसमें कौन से डिपार्टमेंट है, स्टेशनरी का 36, बुक्स का 42, मैगजीन का 42, तो बुक्स का 42, मैगजीन का 42, ओके। इसको हम लोग पहले तो 2 से ही करेंगे क्योंकि वी डोंट नो, 50:18:21:21, इससे ज़्यादा हो रहा है क्या? No, sir. ठीक है, तो फिर यही एलोकेशन रखना है, इसी को बेसिस ऑफ एलोकेशन करके आगे बढ़ना है। 50:18:21:21, इसका टोटल देख लो तो कितना आ रहा है, 110. 110। मतलब जो भी खर्चा आएगा उसको 110 से डिवाइड करके 50, 18, 21, 21 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब सम में देख लेते क्या खर्चा दिया है। शोरूम सॉरी जनरल ऑफिस सैलरी 11,000 रुपये, तो जनरल ऑफिस सैलरी 11,000 है। 11,000 को आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है, 50:18:21:21, बताते जाओ मुझे आंसर। सर 27,500।
नहीं 5,000, 1,800, 2,100, 2,100. करेक्ट। देखो 11,000 रुपया टोटल खर्चा है, डिवाइडेड बाय इसका टोटल कितना है 110, ओके 100 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 50, 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, 5,000, 100 मल्टीप्लाइड बाय 18, 1,800, 100 मल्टीप्लाइड बाय 21, 2,100। तो टोटल आपका यहाँ पे आएगा 5,000, 1,800, 2,100, 2,100। सभी का आया क्या ये अमाउंट? सर समझा क्या सभी को? इसका टोटल करके देख लिया करो एक बार, ओके हमेशा टोटल करके देख लेने का। 11,000 आ रहा है देखो टोटल, मतलब करेक्ट है हमारा आंसर। ओके हमेशा टोटल करके एक बार देख लेने का। जनरल ऑफिस सैलरी, उसके बाद आता है सब में देखिए जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 44,000। तो जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस 44,000, सेम मेथोडोलॉजी से डिवाइड करो और आंसर बताओ। यस कितना आ रहा है आंसर? सर 20,000, सर 20,000, ठीक है मैं लिखते जाता हूँ। 20,000, 7,200, 7,200, 8,400, 8,400, 8,400, 8,400। टोटल देख लेते इसकी बराबर है कि नहीं। 44,000 टोटल आ रहा है, इट्स प्रॉपर। सभी का ये आंसर आया 20,000, 7,200, 8,400 एंड 8,400। ठीक है ओके। कैश एंड बैंक बैलेंसेस कहाँ लिखते हैं इसको? बैलेंस शीट. बैलेंस शीट, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ओके अब यहाँ पे एंट्रीज तो सब खत्म हो गई। क्लोजिंग स्टॉक बाकी, अभी अभी एडजस्टमेंट एंट्रीज पे आओ। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर वाज सो एंड सो। क्लोजिंग स्टॉक की दो एडजस्टमेंट होती है, एक आपके बैलेंस शीट पे अभी आता है और एक आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके क्रेडिट साइड पे आता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमको क्लोजिंग स्टॉक लिखना बाकी है, वो लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पेपर 1,80,000, तो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक पेपर 1,80,000, स्टेशनरी 40,000, बुक्स 1,20,000, स्टेशनरी 40,000, बुक्स 1,20,000 और मैगजीन्स 30,000, मैगजीन्स 30,000। ओके क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लिया। सेकेंड एडजस्टमेंट तो हो चुका है, एलोकेशन का था। तीसरा एडजस्टमेंट देखो, शोरूम फिटिंग आर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो जो भी आपके पास शोरूम फिटिंग्स होगी उसे आपको 10% से डेप्रिसिएट करना है। शोरूम फिटिंग कितनी है हमारे पास? हमने भले लिखा नहीं है शोरूम फिटिंग्स, लेकिन शोरूम फिटिंग्स कितनी है सब में? 1,80,000. 1,80,000। तो इस पे डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा 10% से। तो पहले तो मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन की एंट्री कहाँ पे करते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब ये एंट्री हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। अच्छा अब कितना आएगा अमाउंट? अमाउंट कैलकुलेट करो। 1,80,000 पे 10%, 18,000, 18,000। 18,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आपका शोरूम फिटिंग्स। 1,62,000 sir remaining. हाँ लेकिन वो जो 1,62,000 है इट विल कम इन बैलेंस शीट। ओके तो उसका हमको एंट्री नहीं करना है। हमको एंट्री अभी किसका करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीजें आ रही है उसी का एंट्री करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन आने वाला है शोरूम फिटिंग्स का, जो 18,000 का डेप्रिसिएशन है वो आने वाला है। अच्छा अब ये 18,000 रुपए जो डेप्रिसिएशन आ रहा है शोरूम फिटिंग्स का, इसको आप कैसे डिवाइड करोगे? किस बेसिस पे डिवाइड करोगे? ये शोरूम है आपका,
1500 स्क्वायर फीट का, और उसमें आपने फर्नीचर बनाया है, बुक्स, स्टेशनरी और मैगजीन्स के लिए फिटिंग बनाई है, फर्नीचर बनाया है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सर टोटल सेल एरिया एरिया क्या? एरिया एरिया पे, करेक्ट। फर्नीचर हमेशा एरिया पे होता है, ओके। फर्नीचर, फिटिंग्स, रेंट, ये सब हमेशा एरिया पे होता है। एरिया कैसा है शोरूम का? तीनों डिपार्टमेंट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखो 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट, तो 18,000 के 3 हिस्से कर दोगे आप। एक हिस्सा बुक्स को दोगे, एक हिस्सा स्टेशनरी को दोगे, एक हिस्सा मैगजीन को दोगे। तो कितना अमाउंट लिखूं मैं तीनों कॉलम्स में? 6,000 कितना? 6,000 6,000 6,000, 6,000 एंड 6,000, टोटल आ जाएगा 18,000। यहाँ पे आएगा 0, लिखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फिटिंग, ओके, ठीक है। अब एडजस्टमेंट्स भी हो गए तीनों, इसके बाद कुछ नहीं है, अभी सम क्लोज हो गया। क्लोज हो गया मतलब अभी क्या करोगे आप? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी क्लोज करोगे। तो कैसे क्लोज करते हैं हम लोग? टोटल निकालते हैं सबका। तो जल्दी से मुझे क्रेडिट साइड की टोटल बताओ पहले, तीनों चारों डिपार्टमेंट्स की। पेपर की कितनी आ रही है, स्टेशनरी की कितनी आ रही है, बुक्स की कितनी आ रही है, बताओ एक एक करके। 11,80,000 11,18,000, ठीक है। स्टेशनरी का 4 lakh 4 लाख, बुक्स का 5,40,000 5,40,000, मैगजीन्स 4,50,000 ठीक है। यही अमाउंट्स यहाँ पे भी लिख देनी है, ओके। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ मुझे। प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। 1,80,000 इसको क्या कहेंगे हम लोग, पहले ही बताओ। टू gross profit ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000, उसके बाद 50,000 50,000, उसके बाद 90,000 90,000, नेक्स्ट 1,25,000 ठीक है, ये हो गया। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर है, ये हम लोग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी करेंगे नीचे, ओके। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी करके इसका भी टोटल ले लेंगे। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमको, तो क्रेडिट साइड पे तो दूसरा कुछ है ही नहीं, वही टोटल आप नीचे लिखोगे, ओके। और फिर आप मुझे यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट बताओ। टू नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? एक ने पेपर के लिए कैलकुलेट करना है, एक ने स्टेशनरी के लिए कैलकुलेट करना है। ऐसे जल्दी से कैलकुलेट, अलग अलग लोग अलग अलग कैलकुलेट करो तो जल्दी से आंसर खत्म हो जाएगा हमारा। यस, पेपर के लिए कितना आ रहा है? one lakh 1,000 1,01,000, ओके। स्टेशनरी के लिए 600 ओके। बुक्स 36,700 ओके। और मैगजीन्स 71,700 71,700, करेक्ट। हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिनिश, और इसी के साथ आपका सम भी फिनिश, ओके। तो इस तरीके से डिपार्टमेंटल अकाउंट हमको सॉल्व करना होता है। अब
आपके पास नोट्स है, आप सेकंड सम इसी तरीके से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली थर्ड सम सॉल्व करेंगे। सेकंड सम बिना देखे सॉल्व करना है, उसका आंसर आपके पास ऑलरेडी है, नीचे दिया हुआ है। ओके, यू कंपेयर इट विद द आंसर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स शुरू करेंगे।